नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको मनी लॉन्ड्रिंग और उससे जुड़े कानून की जानकारी देंगे, साथ में इस मसले से जुड़ी आपकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। अवैध रूप से की गई कमाई को वैध बनाने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि अवैध रूप से की गई कमाई का कोई भी लेखा जोखा सरकार के पास नहीं होता है, जिससे भारत को आर्थिक रूप से बहुत अधिक हानि का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने इस पर रोक लगाने के लिए कई नियम जारी किए हैं। पीएमएलए अधिनियम का फुल फॉर्म प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट होता है और इसे धन शोधन की रोकथाम भी कहते हैं, यानी कि काले धन को वैध बनाने वालों के लिए कानून। इस अधिनियम के तहत मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों पर कानूनी शिकंजा कसा जा सके। 1990 के दशक में मनी लॉन्ड्रिंग को हवाला लेन देन के रूप में भी जाना जाने लगा। कुल मिलाकर मनी लॉन्ड्रिंग अवैध रूप से प्राप्त धनराशि को छुपाने का एक तरीका है। मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से धन ऐसे कामों या निवेश में लगाया जाता है कि जांच करने वाली एजेंसियां भी धन के मुख्य सोर्स का पता नहीं लगा पाती हैं। मनी लॉन्ड्रिंग में अवैध माध्यम से कमाया गया काला धन सफेद होकर अपने असली मालिक के पास वैध मुद्रा के रूप में लौट आता है। मनी लॉन्ड्रिंग करने के कई तरीके हो सकते हैं, जिनमें एक सबसे अहम है फर्जी कंपनी बनाना, जिन्हें शेल कंपनियां भी कहा जाता है। तो ये थी बुनियादी जानकारी मनी लॉन्ड्रिंग और उससे जुड़े कानून के बारे में ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता ऋषिपाल सिंह जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। तो अगर आपका मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स खुल चुके हैं, फोन करें 01206127 इसके अलावा एक और नंबर है 01206127 आज के विषय पर जानकारी प्राप्त करने के लिए आप कॉल कर सकते हैं। 2 नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। इसके अलावा मुफ्त कानूनी सलाह के लिए भी आप कॉल कर सकते हैं। 3रा नंबर मुफ्त कानूनी सलाह के लिए दिया गया है। कार्यक्रम के बाद इस नंबर को आप डायल करें 8377009645। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी कानूनी जानकारी के लिए इन दोनों नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपको कोई कानूनी जानकारी चाहिए तो मुफ्त कानूनी सलाह के लिए आप कॉल करें 8377009645। सर, सबसे पहले हमारे तमाम दर्शकों को ये बताइए कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या है। कई बार इस पॉइंट पर डिस्कस भी किया। मनी लॉन्ड्रिंग को अगर हम 2 शब्दों में डिफाइन करते हैं तो एक शब्द जो है वो है मनी और जो दूसरा शब्द है वो है लॉन्ड्रिंग। तो जो लॉन्ड्रिंग शब्द है वो लॉन्ड्रिंग का अर्थ है कि मनी को लॉन्ड्रिंग करना या मनी को धोना जी। यानी कहने का मतलब अगर ब्लैक मनी जब होती है, जो मनी अवैध मनी होती है, उसको किसी भी तरीके से अपराधी क्या करता है कि उसको अगर उसको शाब्दिक अर्थ में कहा जाए तो उसको धो देता है। यानी कहने का मतलब है कि जो अवैध मनी है उसको किसी भी तरीके से वो जो और गैर कानूनी तरीकों का इस्तेमाल करके उसको किसी तरह से अवैध कर देता है। यानी एक तरह से हम ये दाग लगा कपड़ा जो होता है, जब उसको लॉन्ड्रिंग करते हैं, धोते हैं तो सफेद हो जाता है। ऐसे ही जो ऐसे बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे तरीके हैं, उन तरीकों को अपनाकर जो मनी है, मनी को दोबारा से लॉन्ड्रिंग करके दोबारा से हम मनी को इस्तेमाल में लाने के लिए, उसको वैध बनाने के लिए जो तरीका अपनाया जाता है या उसको जिसके शब्द का इस्तेमाल किया जाता है वो मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है जी। सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे पीएमएलए क्यों लाया गया, क्या आवश्यकता इसकी महसूस हुई थी? देखिए, पीएमएलए जो एक्ट है, जो मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड जो एक्ट है, उस एक्ट का जो पर्पज ही ये था कि हमारे यहाँ जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो तरीका था, मनी लॉन्ड्रिंग जो लोग करते थे
आप ये समझ के चलिए वो लोग, वो अपराधी जो है वो बहुत बड़े अपराधी हैं, वो छोटे अपराधी नहीं है जो आईपीसी से रिलेटेड अपराधी होते हैं और किसी ने चाकू मार दिया या मान लीजिए किसी ने कोई धोखाधड़ी कर ली और उसको बहुत इजीली आसानी से पकड़ा जा सकता है। ऐसे लोग जो मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले हैं वो खुद मनी लॉन्ड्रिंग, और उनके साथ जो लोग जुड़े हुए होते हैं वो भी बहुत पढ़े लिखे होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, बड़े बड़े बैंक के ऑफिसर्स होते हैं और बहुत सारे लोग होते हैं। ऐसी स्थिति में एक एक्ट की आवश्यकता हमेशा से रही थी कि भाई मनी लॉन्ड्रिंग पर एक ऐसा एक्ट लाया जाए जिसके अंदर जो मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित जो अधिकारी हैं उनको कुछ विशेष शक्तियां दी जाए, उनको कुछ विशेष अधिकार दिए जाए। उन अधिकारों के चलते वो इस तरीके से कोशिश करें कि जो अपराधी हैं उन अपराधियों को पकड़ा जा सके और विशेष तरीकों का इस्तेमाल करके वो मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित जो अपराधी हैं और उस तरीके को वो फाइंड आउट कर सके। और वो सामान्य जो प्रक्रिया थी, सामान्य प्रक्रिया में संभव नहीं था कि मनी लॉन्ड्रिंग को सामान्य कानून के अंदर उन अपराधियों को पकड़ा जा सकता था। आईपीसी में जो प्रोविजंस हैं उन प्रोविजंस के अंदर वो भरपूरी नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को लाया गया और इस पर हालांकि कई बार बहुत सारे इसके प्रोविजन से विवाद रहा है, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है हर एक जो इकोनॉमी है, जो एक अच्छी इकोनॉमी होती है, हर एक इकोनॉमी में एक ऐसा एक्ट होता है जो मनी लॉन्ड्रिंग है उस लॉन्ड्रिंग को, मनी लॉन्ड्रिंग जो है जो ब्लैक मनी है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। वर्ल्ड की जितनी इकोनॉमी है सब में कोशिश की जाती है। जी सर, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, कहा जाता है कि मनी लॉन्ड्रिंग के 5 तरीके होते हैं, तो किन किन तरीकों से मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है और वो 5 तरीके क्या हैं? मनी लॉन्ड्रिंग जो है, मनी लॉन्ड्रिंग के जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी इंक्रीज करती है ऋषु, जैसे जैसे वो इकोनॉमी बढ़ती है, जैसे जैसे इकोनॉमी के एस्पेक्ट बढ़ते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के तरीके दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ते जाते हैं। एक बहुत सारे तरीके मनी लॉन्ड्रिंग के हैं, जिसमें सबसे पहला तरीका जो आपने सुना होगा और बहुत कॉमन तरीका होता है कि रियल एस्टेट जो होती है, रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाती है मनी लॉन्ड्रिंग से। यानी रियल एस्टेट में अधिकांश क्या होता है कि जो प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी की जो वैल्यू होती है वो हमेशा बहुत कम होती है। जो उसका जो सर्कल रेट होता है, जैसे मान लीजिए उसका सर्कल रेट उसका 20 लाख रुपए है और उसकी जो ब्लैक में जो उसकी कीमत है उस प्रॉपर्टी की 1 करोड़ रुपए है, तो उसको 1 करोड़ रुपए देके जो 80 लाख रुपीज है, 80 लाख रुपीज की मनी लॉन्ड्रिंग होती है वो उसमें एडजस्ट हो जाती है। तो ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो रियल एस्टेट है, ये ऐसे बहुत सारे बिजनेस है जहाँ पर क्या होता है कि व्हाइट के अंदर जो यहाँ पर कैश ट्रांजेक्शन होती है, जैसे स्पोर्ट्स टिकट जहाँ बिकती है, जहाँ पे मान लीजिए हॉस्पिटल होते हैं, स्कूल्स होते हैं, इवन के बहुत सारे ऐसे सिनेमा हॉल्स होते हैं। तो इन सब जगहों पे क्या होता है, मनी लॉन्ड्रिंग अपने आप में जहाँ पे कैश की ट्रांजेक्शन होती है, तो उन ट्रांजेक्शन के अंदर क्या होती है, मनी लॉन्ड्रिंग को का जो इस्तेमाल है वो बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसी स्थिति में ये जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसको वहां पर कंट्रोल किया जाता है। इसके अलावा अगर जैसे ये तो बेसिक तरीके जैसे आपको बताए हैं, और अगर उसको बेसिक वैसे जाने मनी लॉन्ड्रिंग किस प्रकार से होती है, तो पहले जो तरीका है वो तरीका, सामान्य तरीका ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग को सबसे पहले जो जितनी भी कैश ट्रांजेक्शन होती है वो किसी भी तरह से इकोनॉमी या बिजनेस के अंदर उसको लाया जाता है। अगर जो वो पैसा अमाउंट जो है उसमें आ जाता है तो उसके बाद उसकी डिफरेंट टाइप से लेयरिंग होती है, किसी भी तरह से उसको एडजस्ट किया जाता है, एडजस्ट करने के बाद वो फिर पैसा वापस आ जाता है। तो ये तरीका, इसमें जो मनी लॉन्ड्रिंग के में जो वे है कि किस किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है, वो जैसे जैसे इकोनॉमी हमारी इंक्रीज करती है वैसे वैसे मनी लॉन्ड्रिंग के तरीके जो है वो इंक्रीज कर जाते हैं। लेकिन उसके अलावा जैसे कोशिश करना हमारे इंडिया में कोशिश हो रही है कि बहुत ज्यादा जो डिजिटल पेमेंट है, डिजिटल पेमेंट ज्यादा से ज्यादा कराई जा रही है। उससे क्या होता है कि मनी लॉन्ड्रिंग की संभावना कम से कम होती है। लेकिन फिर भी अभी बहुत से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग को अभी भी गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करी और बड़े पैमाने पे मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। जी सर, सुप्रीम कोर्ट ने हाल के फैसलों में पीएमएलए के संशोधनों को वैध करार दिया है। फैसले के बारे में बताएं और क्यों ये अहम है, ये भी हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए इशू, पीएमएलए की जो प्रावधान है उन प्रावधान को लेकर अक्सर जो है बहस होती रही है। अक्सर बहुत सारे जो कानूनविद हैं, बहुत सारे वकील हैं, उन्होंने कहा था पीएमएलए के एक्ट जो हैं वो गैर संवैधानिक है, या मान लीजिए उसका कारण क्या है कि पीएमएलए एक्ट के अंदर जो पावर्स दी गई हैं, जो एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास जो पावर है वो पावर सामान्य सीआरपीसी के जो मसले होते हैं उनसे ज्यादा पावर होती है।
ठीक है, उसमें गिरफ्तारी की पावर, उसमें सीजिंग की पावर, उसमें समनिंग की पावर वो ज्यादा होती है, तो उसमें कई बार विवाद हुआ। लेकिन कोर्ट ने कहा कि जो स्पेशल एक्ट होता है, जैसे मान लीजिए सीआरपीसी जनरल एक्ट है, जी। आईपीसी जनरल एक्ट है, ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन जनरल एक्ट है, लेकिन जो स्पेशल एक्ट जो होता है, जो स्पेशल पर्पज के लिए बनाया जाता है, तो एक खास पर्पज के लिए बनाया जाता है। जब खास पर्पज के लिए कोई एक्ट बनाया जाता है तो उसमें जो अधिकारी को कोई खास शक्तियां दी जाती है, तो ऐसी स्थिति में उसके प्रावधानों को आप कभी भी गैर संवैधानिक नहीं कह सकते। इसमें जो बहुत सारे जो बेल के प्रावधान है वो प्रावधान भी है। इसके अलावा जो जो पावर्स हैं उनमें तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये जो पावर है बिकॉज इट इज अ स्पेशल एक्ट, इसलिए पावर जो अधिकारी की पावर है वो भी अपने में स्पेशल पावर है, और वो एक लॉ में इनेक्ट करके दी गई है। वो एक तरह से कुछ शक्ति को एनहांस करती है, लेकिन वो संविधान के या सीआरपीसी की पावर के विरुद्ध नहीं है, उसके अलग नहीं है। इसके चलते जो है इस एक्ट की जो प्रावधान है उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रावधान विशेष है और पूरा अधिकार है कि जो अधिकारी है उनका इस्तेमाल कर सकता है। जी सर, कई और चीजें हैं जो हम आपसे समझना चाहेंगे आज। गिरफ्तारी, संपत्ति कुर्की और ईडी जांच से जुड़े क्या मसले फैसले में हैं? देखिए, जो ईडी से संबंधित, ईडी में भी यही मसले सुप्रीम कोर्ट में कई बार आर्ग्यू हुए कि जो ईडी के अंदर जो समनिंग की पावर दी गई है, ईडी की जो गिरफ्तारी पावर दी गई है, वो पावर सीआरपीसी में ऑलरेडी जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को जो पावर दी गई थी उससे बहुत ज्यादा है। ठीक है, उसके अंदर जो जब मान लीजिए जिस तरह से एफआईआर दर्ज होती है, वो एफआईआर दर्ज होने से पहले के प्रावधान भी ऐसे हैं कि पहले जो है आपको समनिंग ज्यादा कर सकते हैं। इवन सबसे इम्पोर्टेंट है कि जिस समय समनिंग की जाती है उस समय जो स्टेटमेंट आप पर लिखा जाता है वो स्टेटमेंट भी आपके विरुद्ध जो है वो कोर्ट में पढ़ा जा सकता है। जबकि सामान्य प्रक्रिया के अंदर क्या होता है कि वो जो स्टेटमेंट, डिस्क्लोजर स्टेटमेंट होता है, वो आपके विरुद्ध नहीं पढ़ा जा सकता। लेकिन उसमें बहुत सारी कानूनी पेच है कि क्योंकि डिस्क्लोजर स्टेटमेंट पुलिस की कस्टडी में होता है और ये जो होती है समनिंग के ऊपर स्टेटमेंट होती है, दोनों स्टेटमेंट अलग है। तो इसके चलते जो गिरफ्तारी की, सीजिंग की पावर है, उन पावर पर हमेशा बहुत सारे विवाद रहा है। लेकिन फिर भी कोर्ट ने ये कहा कि स्पेशल एक्ट है, समय की मांग है और इस तरह के एक्ट को हम इनकार नहीं कर सकते और ये समय की मांग है और ये सब जायज ठहराया गया। सर, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि जमानत के लिए 2 शर्तें या ट्विन रूल्स भी बरकरार रहेंगे। ये क्या होते हैं, क्या कुछ ये शर्तें होती हैं? देखिए इशू हमेशा से जो पीएमएलए में जो शर्तें रही हैं, वो पीएमएलए में जो शर्तें रही हैं, जो ट्विन शर्तें हैं, उस पर हमेशा विवाद रहा है जी। अगर पीएमएलए में विशेष शर्त की बात करते हैं, जब बेल की हम बात करते हैं, तो बेल में वहां पर एक शर्त तो ये है कि जब भी जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, उस पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सबसे पहले ये अधिकार दिया जाता है कि आपकी बेल एप्लीकेशन पे वो आर्ग्यू करेगा और उसके बारे में विरोध दर्ज करेगा। यहाँ तक तो एक सामान्य बात है। बाकी जितने भी कानून हैं, जो एनडीपीएस हैं या आईपीसी से रिलेटेड जितने कानून हैं, सब में ही ये प्रावधान है कि हाँ ठीक है, प्रोसिक्यूटर से पूछा जाएगा, उसकी राय ली जाएगी और उसका जो अपोजिशन है दर्ज किया जाएगा। यहाँ तक तो एक शर्त है। रही दूसरी शर्त की बात, दूसरी शर्त पर हमेशा से विवाद रहा है, जिसके अंदर बहुत बार कोर्ट में डिफरेंट जो एडवोकेट्स हैं, डिफरेंट सुप्रीम कोर्ट तक ये बात हुई। इस सेकंड प्रोविजन में ये कहा गया है कि विशेष तौर पर जब कोर्ट को ये लगे कि हाँ उस अपराधी ने ये अपराध नहीं किया है या वो ऐसी संभावना है कि वो दोबारा अपराध में लिप्त नहीं हो सकता, तो उसको बेल दी जाए। तो जो पहली वाली शर्त है कि ये तय करना कोर्ट का कि उस अपराधी ने अपराध नहीं किया, तो उसका हमेशा ये विवाद रहा कि अगर कोर्ट प्राइमरी स्टेज पे ये तय करेगा कि अपराधी ने अपराध किया है या अपराध नहीं किया है, तो फाइनल स्टेज पे कैसे फाइंडिंग आ पाएगी। तो ऐसी स्थिति में जो बेल की ये वाली जो शर्तें हैं, ये शर्तें अपने आप में गैर वाजिब ठहराई गई है, गैर वाजिब लोगों ने कही। लेकिन इसका भी जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस पॉइंट के ऊपर बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, प्राइमा फेसाई जो है लॉ सेटल है। प्राइमा फेसाई अगर किसी व्यक्ति के पास एक बहुत ही बड़ी मात्रा में अनअकाउंटेड कैश मिलता है, मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास 20 करोड़, 30 करोड़, 50 करोड़ मिलते हैं, अब ऐसी स्थिति में ये कहा जाए कि किसी व्यक्ति के ऊपर ईडी के अफसर ने, किसी जानकार ने इतने पैसे प्लांट कर दिए होंगे, तो ऐसी स्थिति में सामान्य तौर पे क्या होती है, ये बात जो है बिल्कुल पछने वाली नहीं होती। तो कोर्ट ने कहा नहीं, ये जो ट्विन जो कंडीशंस हैं, ये कंडीशन भी अपने आप में कानूनी कंडीशंस है और उस स्थिति में जिसके पास गैर कानूनी इतना बड़ा पैसा मिलता है, तो ये उसकी जिम्मेदारी है
कि वो अपने ओनर्स को शिफ्ट करेगा, वो बताएगा कि इसमें उसकी लिप्तता कैसे नहीं है। और उसके बाद ऐसी भी संभावना देखी जाएगी कि वो आगे जितने और अपराध हैं, कहीं उनकी उसकी अपना प्रोफाइल ऐसा तो नहीं है कि आने वाले दूसरे बाहर निकलते ही दूसरे अपराधों में लिप्त हो जाएगा। तो इन सारी जो ट्विन कंडीशन है, इन ट्विन कंडीशन के ऊपर भी कई बार आर्ग्यूमेंट है। फाइनली कोर्ट ने डिसाइड किया ट्विन कंडीशन जो है पीएमएलए के अंदर ये वाजिब कंडीशन है और इस अपराध को रोकने के लिए, क्योंकि आपने देखा शब्द इस पीएमएलए एक्ट का जो सबसे पहला शब्द है वो है प्रिवेंशन, रोकना। इतनी जो है ऐसी विशेष शर्तें एनडीपीएस एक्ट के अंदर भी ऑर्डर सेक्शन 37 में है, इसके अंदर भी है विशेष तौर पे। तो ये ट्विन शर्तें हैं जो विशेष तौर पे पीएमएलए एक्ट के अंदर लगाई गई है और अक्सर इससे विवाद होने के बाद भी आज के समय में ये ट्विन शर्तें जो हैं वो बरकरार है। जी सर, ये तो यहाँ पर शर्तों को लेकर बात हुई। पीएमएलए अधिनियम के तहत जांच की क्या कुछ प्रक्रिया होती है, क्या कुछ प्रोसेस होता है, वो भी हम आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, जांच की प्रक्रिया जैसे सामान्य तौर पे पीएमएलए एक्ट के अंदर जो अधिकारी है, जो डिप्टी डायरेक्टर के स्तर का अधिकारी है, वो जो जांच शुरू करता है, उस जांच शुरू करने में वो समनिंग करता है। तो उस पर सेटल लॉ प्रिंसिपल ये है कि जैसे सिविल कोर्ट वर्क करता है, जैसे सिविल कोर्ट की पावर होती है, वो किसी भी अधिकारी को, मान लीजिए किसी को जब पता लगता है ईडी के अफसर को भी कोई व्यक्ति जो है उस पर अनअकाउंटेड धन है, तो वो जैसे सम्मन जारी करता है, जैसे सिविल कोर्ट एक सम्मन जारी करता है वैसे ही सम्मन जारी करता है। दूसरा व्यक्ति आता है, अपना रिप्लाई दाखिल करता है। उसके बाद जैसे सिविल कोर्ट को पावर होती है कि वो एविडेंस ले सकता है या कमीशन को, किसी कमीशन को अपॉइंट कर सकता है किसी काम के लिए, या एविडेंस रिकॉर्ड करा सकता है और फाइंडिंग दे सकता है। तो सेटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ में इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन जो इसमें जो प्रक्रिया है उसमें सिविल कोर्ट की जो पावर्स है सारी की सारी पावर दी गई है कि आप उन पावर्स का इस्तेमाल कर सकते हो। उन्हीं पावर के चलते आप जो डिप्टी डायरेक्टर होता है वैसे प्रक्रिया को उसमें अंजाम दे सकता है। तो जो अपराधी होता है या जो मान लीजिए रिस्पोंडेंट होता है उसको भी अधिकार होता है कि अपनी बात को कह सकता है और अपनी बात को वो जस्टिफाई कर सकता है। जी सर, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, कानून में पेमेंट सिस्टम और पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर की बात की गई है, ये क्या होता है? देखिए, ये जो पेमेंट सिस्टम है और पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर है, ये अपने आप में पेमेंट एक्ट में जो प्रावधान की गई है, ये विशेष रूप से ये पेमेंट्स है, जो पेमेंट का किस तरीके से जो पेमेंटें आती हैं, ऑपरेटर कौन ऑपरेट कर रहा है और किसके कौन उसके बीच के चैनल का हिस्सा है। मतलब कौन उस एक मानिए बोनाफाइड तरीके से किसी बार से ट्रांजेक्शन आ रही है और ट्रांजेक्शन जा रही है, पेमेंट सिस्टम हो गया, और ऑपरेट अल्टीमेटली उसका ऑपरेशन जो है उस पेमेंट को ऑपरेशन कौन कर रहा है, इस हिसाब से देखा जाता है कि पूरी सिंडिकेट को चलाने वाला कौन है। जी सर, ये भी बताएं हमारे दर्शकों को कि मनी लॉन्ड्रिंग जुर्म के लिए सजा या जुर्माना क्या कुछ होता है? देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग अगर इशू आप उसको इस प्रावधान में देखिए कि मनी लॉन्ड्रिंग की इम्पैक्ट को देखें आप, तो इम्पैक्ट जो है बहुत गहरी होती है। अधिकांश मनी लॉन्ड्रिंग केसेस के अंदर एक व्यक्ति केवल ये सोचा जाए कि उसने किसी को मारा नहीं, पीटा नहीं, उसने कोई अपराध नहीं किया, किसी को दुख नहीं पहुंचाया, लेकिन उसका अपराध जो है कम नहीं हो जाता। अधिकांश मनी लॉन्ड्रिंग केसेस के अंदर देखा जाता है कि मनी लॉन्ड्रिंग के बाद जो पैसा होता है मनी लॉन्ड्रिंग से, वो किस किस पैसों में खर्च होता है। बहुत बार आपने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के बाद उनके साथ जो है आतंकवादी जुड़े होते हैं या और बड़े बड़े जो दूसरे अपराध है उनसे जुड़े होते हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग को सामान्य रूप से सामान्य अपराध न मान के इसके अंदर भी जो सजा का प्रावधान है वो 7 साल तक की सजा का प्रावधान है, 10 लाख तक का जुर्माने का प्रावधान है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर कोई व्यक्ति अगर पकड़ा जाता है और उसके साथ दूसरे अपराध से जुड़ते हैं, तो वो सारे के सारे अपराध जो है वो उसी जो 120B का जो पार्ट होता है, 120B का पार्ट होता है, उसके अंदर उसको उसके हिसाब से सारा इन्वेस्टिगेट मैटर होता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं कि केवल लोग मनी लॉन्ड्रिंग नहीं करते, मनी लॉन्ड्रिंग होने के बाद वो जो पैसा है उस पैसे का जो इस्तेमाल हो रहा है, इस्तेमाल जिन गतिविधियों में हो रहा है, वो अपने आप में जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जी, आज के विषय पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया ऋषिपाल सिंह जी। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।